अच्छा भाई, चले आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम मूव करते हैं टूवर्ड्स फंक्शन, तो कैसे मूव किया जाता है। अब एक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टुक एन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, पेपर्स के अंदर भी होते हैं। इसमें लिखा होता है एक्सप्रेस एज a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। अब ये इक्वेशन है, गिवन है इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है और इस फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है जो फॉर्मेट हमें गिवन है, a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। इस फॉर्मेट की अपनी क्या सिग्निफिकेंस होती है वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। नाउ टू कन्वर्ट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इंटू a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, इसके दो मेथड्स होते हैं इसको कन्वर्ट करने के। एक मेथड तो ये कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड कैसे यूज किया जाता है, काफी सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन होती है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूँ। द वे आई फॉलो द एक्सप्रेशन, हो सकता है आप किसी डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हो, मैं कैसे फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वैल्यू ओनली। ये जो आपके पास दो वैल्यूज गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सिर्फ इन पे ध्यान दें। इस इन दोनों वैल्यूज को हमें क्लोज करना है इन द फॉर्मेट ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर। हमें इसको ऐसे क्लोज करना है। अब इसको क्लोज करने का मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर में क्लोज करना हो तो दी एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में होगा तो आप उसको क्लोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। हम सबको ये बात पता है। तो पहले हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं। अब आप इस फॉर्मेट में इसको लेकर कैसे आएंगे, इसको लेकर आने के लिए आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को एम्प्टी लिखना शुरू करें, ब्लैंक। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ऐसे लिखने से होगा क्या, एक मैंने ये ऐसे लिख दी वैल्यू, और उसके बाद जो -8 है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर अलग से। अब मैं भी इसको फिल करता हूँ। जो ये एक्स स्क्वायर गिवन है, दिस इज गिवन इन प्लेस ऑफ दिस, समझे, ये तो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो ये सेकंड वैल्यू 2x गिवन है, दिस वैल्यू विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस। दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस, 2x विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस, और 8 तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज तो चल रही हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप ये सब कुछ यूटिलाइज कर लेंगे तो इस एम्प्टी स्पेस में क्या आएगा। ये आपने एक ऐसी वैल्यू लिख दी है जो कि इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बट आपने यहाँ पर लिख दी है। So basically a value which was not part of the original equation but you have written it anyway. तो कोई भी पार्ट अगर आप अपनी मर्जी से इक्वेशन में ऐड करते हैं, लाइक दिस पार्ट, अगर आपने ये पार्ट अपनी मर्जी से ऐड कर दिया है which was not part of the original equation, so to compensate for that part you have to subtract it once as well. अगर आप अपनी मर्जी से इक्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल 2 ऐड कर देते हैं तो आपको -2 भी शो करना पड़ता है। और ये क्यों करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है, हम उसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट इफ यू वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन तो यू कैन। आप कभी भी इक्वेशन में अपनी मर्जी से कोई एडिशन नहीं करते जब तक कि आप उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी ना कर रहे हैं। और अगर आप उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप उसको ऐड भी कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से इक्वेशन का मैग्नीट्यूड, एक इक्वेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको इसको फिल करके बताता हूँ। सो स्टार्टिंग विद द वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये मैं इनपुट कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस, अब आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। अच्छा, आपने जो पहले ए यूज किया है वही ए यहाँ पर भी आ जाएगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है,
ये वैल्यू लिखी है 2x, इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मैच करना है। आपको इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मैच कराना है। इसको मैच कराने का तरीका क्या होगा, आपने यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी 2x आ चुका है। तब आपने ये एम्प्टी वैल्यू में क्या फिल करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। एंड व्हाई एम आई राइटिंग 1, बिकॉज ये पूरी वैल्यू 2x into 1 has to match with this expression 2x। अब इसको बहुत सारे लोग बहुत सिंपल टर्म्स में याद रखते हैं, और वो सिंपल टर्म्स ऐसे होते हैं, whatever is written as a coefficient of x, you just divide that value by 2 and then you put this value in place of this value। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ होता तो मैं यहाँ लिखता 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो आई वुड हैव रिटन 6 डिवाइडेड बाई 2। इफ दिस वैल्यू वाज 10, आई वुड राइट इट एज 10 डिवाइडेड बाई 2। वो आप क्यों करते हैं बार बार डिवाइड बाई 2, बिकॉज एक 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन है। उस 2 को कॉम्पनसेट करने के लिए वॉट एवर इज रिटन इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू, यू हैव टू डिवाइड द कोएफिशिएंट बाय 2, एंड वॉट एवर यू गेट एज द आंसर, जो भी नंबर आपको एज एन आंसर मिलता है वो आप यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। अच्छा, इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आपकी ये दोनों वैल्यूज तो फेल हो गई हैं, ए की जगह इसने ऑक्यूपाई कर ली है, मतलब आप समझे दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, तो ए तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, मैं बी को भी फिल कर दूंगा एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1। अगर आप इसको मैच करें, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ए तो यहाँ से यूटिलाइज कर लिया है जो आपने पहले यूज किया था, और बी आपने ये यूटिलाइज कर लिया है। बहुत सिंपल होता है ये, बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। अच्छा, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया कंप्लीट। अगेन जैसे मैं पहले बात कर रहा था, एक्स स्क्वायर 2x इसके इक्वल आ गया है, -8 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है, whatever is being added to the equation, आपको यही पार्ट सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन का मैग्नीट्यूड खराब ना हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको इक्वेशन पे, ओरिजिनल इक्वेशन पे वापस जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये 1 और ये -1 कैंसिल कर देंगे और आपकी इक्वेशन पूरी दोबारा वापस चली जाएगी इस वैल्यू पे। तो उसमें कोई अपनी तरफ से ना एडिशन हुई हुई होगी, ना कोई एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन हुई हुई होगी, इक्वेशन वापस चली जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद के वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके बाद के स्टेप के अंदर आपके जो काम का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ये पार्ट है, बिकॉज दिस पार्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके काम की स्टेपिंग है। आप इस पूरी वैल्यू को क्लोज कर देंगे, मेकिंग इट a प्लस बी होल स्क्वायर। सिंपल, ये आपने क्लोज कर दिया। एक्स्ट्रा पार्ट क्या रह गया आपके पास, एक्स्ट्रा पार्ट रह गया जो बाहर -1 लिखा हुआ है विद अ स्क्वायर एंड देन इन -8। इस वैल्यू को आप लिखेंगे -1 -8 एंड देन यू फाइनली गेट द आंसर एज x plus 1 whole square -9। दिस इज द फाइनल आंसर। This is how you close an expression or any given expression and with the completing the square method। अच्छा, एक ये तरीका भी होता है, एक सेकंड मेथड और होता है इसका, दैट इज द कंपैरिजन मेथड। कुछ लोगों को वो मेथड भी इजी लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अच्छा, हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन को क्लोज करना है इस वैल्यू में, a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, आई थिंक एवरीवन इज फेमिलियर विद द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हम एड मैथ की बात कर रहे हैं वैसे भी। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में कंपैरिजन सबने किया होता है। आप क्या करें, जिस एक्सप्रेशन में वो आपसे कह रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, आप उस एक्सप्रेशन से खुद ही इक्वेट कर लें। मैंने इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर लिया है विद द एक्सप्रेशन दैट दे वांट अस द वैल्यू इन। और मैं अब क्या करूंगा, मैं राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को ओपन कर लूंगा। ओपन कैसे करेंगे, हम ओपन करेंगे बाय द मेथड ऑफ अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर के मेथड से ओपन करते हैं, मेकिंग इट a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर।
होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन जब भी होता है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से ओपन होता है, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई कर दें विद ऑल द वैल्यूज, मेकिंग इट 2AHX प्लस AH² प्लस के। ये मैंने पूरा राइट हैंड साइड को कर लिया एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्सपैंड करने के बाद मैं करूंगा इसका कंपैरिजन। कंपैरिजन किस वैल्यू से, कंपैरिजन विद द लेफ्ट हैंड साइड। कैसे कंपेयर करेंगे आप कंपेयर करेंगे द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज किस तरह से, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है AX²। The first value is given as x square, the second value is given as AX²। जहां कोई वैल्यू नहीं होती, ऑब्वियसली हमें पता है कि कोएफिशिएंट में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो द वैल्यू इज 1। सो 1x² इज इक्वल्स टू AX²। तो x² के इक्वल हो गया और a इक्वल हो गया 1 के। तो a का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट वैल्यू 2x which is equivalent to this value minus 2AHX। 2x is equal to minus 2AHX. That means 2 is equal to minus 2AH। A already है आपके पास which is 1, आप h की वैल्यू निकाल लीजिए which is -1। Finally आपके पास यहाँ लिखा हुआ है -8, यहाँ -8 given है without x। This is just a constant value। राइट हैंड साइड पे वो कौन सी वैल्यूज हैं जो विदाउट एक्स के लिखी हुई हैं, वो वैल्यूज हैं AH² प्लस k। These values are without x। लेफ्ट हैंड साइड पे 8 के साथ कोई x नहीं है, राइट हैंड साइड पे AH² प्लस k के साथ कोई x नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। आप इक्वेट कीजिए, -8 इज इक्वल टू AH² प्लस k। -8 इज इक्वल टू a इज 1, h की वैल्यू हो जाएगी -1 होल स्क्वायर प्लस k। -8 -1 is equals to k। So k becomes -9। So the value of k is -9। ठीक है। Now when you have all the values, अब आपने क्या करना है, you just need to finish the expression। The expression is a bracket x minus h whole square plus k। a is 1, x minus, please keep this in mind, ये माइनस फॉर्मूले का अपना माइनस है, ये आपका माइनस नहीं है। आपके पास h की वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी विद अ -1, so you will just place the value of h as it is in your expression, -1 whole square, k की वैल्यू is -9। अब आप देखें दोनों साइड से एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है। द लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली नॉट द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आपने ये फॉर्मूला फॉलो किया होता या आप ये टेक्निक फॉलो करें, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है और आप जो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन अ क्लोज्ड फॉर्मेट ऑफ a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, तो उसको ऐसे क्लोज किया जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट एंड सी के इन वैल्यूज का हमें क्या फायदा होता है, हम उस पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। नाउ पार्ट 2, इट सेज फॉर द डोमेन। अब ये एक पार्ट है जिससे हम बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शन। अब इट सेज फॉर द डोमेन, अगर मैं इसको फंक्शन में ले जाऊं, फॉर द डोमेन x एग्जिस्टिंग इन ऑल रियल वैल्यूज, इस वैल्यू का मतलब है, इस वैल्यू, इसका साइन का मतलब है x एग्जिस्टिंग इन ऑल रियल वैल्यूज, स्टेट द रेंज ऑफ fx, state the range of the function fx, जिसको मैंने लेबल किया है as x² plus 2x minus 8। This is the same expression जो हमने इससे पहले कन्वर्ट किया है, x² plus 2x minus 8। अब मैंने उस इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, making the domain as x existing in all real values। So basically every value of x is acceptable। अच्छा, अब ये पार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझने वाला पार्ट है। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं या किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की जाती है, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ जो हमें गिवन होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ हमें दो टाइप से गिवन होता है। क्वाड्रेटिक ग्राफ
एक ग्राफ इस शेप में बना होता है, इन द शेप ऑफ यू, इस तरह से, जो कि बेसिकली एक जो यू बना रहा होता है, और इस यू वाले केस के अंदर आपका ग्राफ एक पॉइंट से वापस जा रहा होता है, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। And this point is also known as the maximum or minimum point. In this case, obviously, it will be known as the minimum point because आपका ग्राफ यहाँ से वापस जा रहा है. So this point is known as a minimum point. अच्छा, कुछ ग्राफ्स ऐसे भी होते हैं जो इस शेप में गिवन होते हैं. Some of the graphs are also given in this shape. अगर ऐसा ग्राफ होता है तो ऑब्वियसली उसका भी टर्निंग पॉइंट होता है. बट द डिफरेंस इज कि इस ग्राफ के अंदर द टर्निंग पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट. तो जैसे मैंने दो ग्राफ्स आपके पास बनाए हैं, ब्लू वाले ग्राफ के अंदर द ग्राफ इज मेकिंग अ टर्निंग पॉइंट विच इज नोन एज अ मिनिमम पॉइंट, और जो ग्रीन वाला ग्राफ है उस ग्रीन ग्राफ के अंदर अगर आप बात करेंगे टर्निंग पॉइंट की तो वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा. तो ये दो टाइप से ग्राफ्स होते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक वाइज डिफाइन किए जाते हैं. इनकी हमें डेफिनेशन से पता चलता है, ग्राफ की इक्वेशन से पता चलता है कि हम कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं. अच्छा, जब कभी भी आपको ऐसे पार्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द डोमेन एंड फॉर द रेंज, जब भी ऐसी वैल्यूज की बात होती है, इन वैल्यूज के लिए इक्वेशन का इस फॉर्मेट में होना बहुत क्रूशियल होता है. द फॉर्मेट इज a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. क्रूशियल होता है, कुछ केसेस में शायद जरूरत नहीं भी पड़ती हो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. बट अभी फिलहाल जब हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं तो इन द सेकंड पार्ट अगर ये फर्स्ट पार्ट से वैल्यू रिलेट कर रही हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पर. सो माई इक्वेशन वॉज ऑलरेडी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्मेट. ये हमने पार्ट वन में कन्वर्ट किया था. द इक्वेशन इज दिस x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस नाइन. मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ. सो आई अंडरस्टैंड द फॉर्मेट इज a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k. अब यहाँ पर h का क्या काम है और k का क्या काम होता है. ये जो a है, दिस a इज यूज्ड टू डिफाइन द नेचर ऑफ योर ग्राफ. किस तरीके से, मैं बहुत सिंपल सिंपल बात करूंगा, बहुत टारगेटेड में बात कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में, डिटेल जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा. इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये होता है कि योर ग्राफ हैज अ मिनिमम नेचर. मिनिमम नेचर का मतलब आपका ग्राफ इस शेप का बना हुआ होगा. इफ दिस a इज लेस देन जीरो, इसका मतलब होता है दैट द ग्राफ इज मैक्सिमम इन नेचर. मतलब फिर ग्राफ मैक्सिमम जा रहा होगा इस तरीके से. एक मिनिमम नेचर हो गया हमारे पास और एक मैक्सिमम नेचर हो गया. तो ये तो हमें डायरेक्टली इन वैल्यूज से पता चल जाता है. अच्छा, द सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज इज एच एंड के. इन वैल्यूज से क्या काम होता है. वेल, एच और के का काम बहुत आसान होता है. एच एंड के provide us with the turning point of the graph. एच और के का काम होता है आपको टर्निंग पॉइंट प्रोवाइड करना ग्राफ का. ठीक है. अच्छा, एच और के. अब अगेन मैं क्योंकि क्वाड्रेटिक टू फंक्शन मूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक की बेसिक डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा. मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ उस पार्ट पे जो हमें फंक्शन में परेशान करता है एड मैथ में या ए ऐसे क्वेश्चन वगैरह के अंदर भी. सो एच के की हम बात करते हैं. तो ये ए आ गया, एच आ गया और के आ गया. अच्छा, आपके पास जो इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, जो हम पहले पार्ट में बना चुके हैं, दैट इज वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस नाइन. अब यहाँ से मैं क्या इंफॉर्मेशन पिक कर सकता हूँ. यहाँ से मैं ये इंफॉर्मेशन पिक कर रहा हूँ कि जी ए जो है दैट इज इक्वल टू वन, दैट मेक्स इट ग्रेटर देन जीरो. ए इज इक्वल टू वन. अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है. ए इज इक्वल टू वन.
नाउ व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 इट इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे अपने ग्राफ का नेचर पता चल रहा है। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज मिनिमम। मतलब मुझे ये अंदाजा हो गया कि मैं जिस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ उसका ग्राफ इस यू शेप का बन रहा होगा। एक तो मुझे ये पता चल गया। अच्छा, दूसरी बात, लेट्स टॉक अबाउट द टर्निंग पॉइंट। देखिए, अब टर्निंग पॉइंट में थोड़ा सा पार्ट समझने वाला ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है -9। अगर आप इस टर्निंग पॉइंट को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करें, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर h के साथ एक नेगेटिव का साइन है, k के साथ पॉजिटिव साइन है। अब एक सिंपल सा रूल टू अंडरस्टैंड whenever you are solving these type of equations and whenever you are trying to identify the turning point, वो आसान सा तरीका ये होता है, जो ओरिजिनल इक्वेशन के साइंस हैं अगर वो आपकी इक्वेशन के साइंस के साथ मैच कर जाते हैं देन द वैल्यूज आर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन, सॉरी पॉजिटिव तो उस केस के अंदर होंगे। अगर ये मैच कर जाते हैं तो आप साइंस को फॉलो इस तरीके से करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है -h और ये लिखा हुआ है +1। ठीक है, दैट वैल्यू इज रिटन एज -h एंड दिस इज रिटन एज +1। जब भी इस इक्वेशन के साइंस के साथ मैच कर जाएंगे देन द साइंस आर पॉजिटिव। अगर साइंस मैच कर जाएंगे देन द साइंस आर पॉजिटिव, अगर साइंस मैच नहीं करते तो देन दे आर डिफरेंट, दैट इज नेगेटिव। किस तरीके से, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है -h, यहाँ लिखा हुआ है +1। ओरिजिनल इक्वेशन में लिखा हुआ है -h और इधर लिखा हुआ है +1। मिलकर इसको और सिंपल अप्रोच के साथ लेके चलते हैं। वहां लिखा है -h, आपके पास लिखा हुआ है +1, तो h हो गया -1। दोबारा बता देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये लिखा है -h, ये लिखा हुआ है +1। -h इज इक्वल्स टू +1, सो h इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है +k, दिस इज -9। +k एंड -9 क्या मतलब हुआ इस बात का? +k इज इक्वल्स टू -9, दैट मेक्स k इज इक्वल्स टू -9। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक? इतना क्लियर है? ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए तो डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज इतनी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। h इज इक्वल्स टू -1, k इज इक्वल्स टू -9। h की वैल्यू आ रही है -1, k की वैल्यू आ रही है -9। अब ये वैल्यूज आपके लिए किस तरह यूजफुल है, हमारे लिए ये वैल्यूज काम कैसे आएंगी? मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं h और k की, these values are basically representing the turning point of your graph or the equation। ये टर्निंग पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए, अब सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, मुझे ये तो आइडिया हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिनिमम ग्राफ, तो मैं ये ग्रीन वाला ग्राफ यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट इस ग्राफ की तो नहीं है, मेरा जो कंसर्न है वो मिनिमम ग्राफ के साथ है। एक काम करते हैं, इसको पूरा रिमूव कर देते हैं और नया ग्राफ बना लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज भी नहीं हो उसके अंदर। So let's just make a new graph. Now, according to the turning point, ये लिखा हुआ है -1 and -9. As with the values, h is -1, k is -9. क्या मतलब है? -1 and -9 ये है हमारे पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। इनको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? इनको हम यूटिलाइज करेंगे, let's just say this is -1 and for example मैं इस वैल्यू को कंसिडर कर लेता हूँ -9, so this is the value। so हम बात कर रहे हैं एक इस टाइप का ग्राफ की, नॉट एग्जैक्टली, मतलब जाहिर स्केच बना हुआ है इनएक्यूरेटली। दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारा ग्राफ जो है वो -1 -9 से वापस जा रहा है। वापस जाने का क्या मतलब है? फंक्शन से अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट द रेंज। रेंज का मतलब होता है
to define the maximum point that your graph can reach and to define the minimum point that your graph can reach, or the equation. रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स बताना जो आपके गिवन डोमेन में आ सकते हैं. द डोमेन इज गिवन एज एक्स एग्जिस्टिंग इन ऑल रियल वैल्यूज. और वो पूछ रहे हैं कि इस सिचुएशन में रेंज क्या होगी. अब मसला ये है कि डोमेन ओपन नहीं बनाई हुई उन्होंने. ओपन डोमेन से मेरा मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एग्जिस्टिंग इन ऑल रियल वैल्यूज, मतलब डोमेन तो दोनों तरफ जा रही है. इट इज मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड. तो ग्राफ तो आपका राइज करता रहेगा. ग्राफ तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आगे जाता रहेगा, राइट हैंड साइड पे भी राइज करता रहेगा. तो अब ऐसे ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे ग्राफ में प्रॉब्लम ये होती है, इस तरह के ग्राफ के अंदर आप कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं बता सकते क्योंकि आपका ग्राफ तो राइज करता जा रहा है. ये तो पेज से बाहर चला जाएगा, कहीं भी जा सकती है वैल्यू. मैक्सिमम तो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन मिनिमम तो बता सकते हैं ना. मिनिमम क्यों बता सकते हैं? मिनिमम इसलिए बता सकते हैं बिकॉज आपका ग्राफ -9 से यू टर्न कर रहा है. So one thing is for sure, and that is that this graph will not go under -9. ये ग्राफ हमेशा -9 की वैल्यू से के बराबर रहेगा या उससे ऊपर रहेगा. मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस ग्राफ का आंसर कभी -9 से छोटा नहीं आएगा. इसका आंसर मैक्सिमम कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता, बट -9 से छोटा आंसर नहीं होगा ये मुझे पता है. तो अगर आपको ये बात पता है तो आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए. यूटिलाइज ऐसे कर लीजिए कि वी अंडरस्टैंड दैट द इक्वेशन दैट वी हैव विल नेवर गो अंडर -9. मतलब या तो ये -9 पे रहेगा या फिर उससे ऊपर रहेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल रेंज इन दिस सिचुएशन. रेंज के लिए दोनों पॉइंट्स पता होना जरूरी नहीं है. इवन इफ यू हैव वन पॉइंट यू कैन वर्क विद इट. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि रेंज में you are supposed to give a minimum answer and a maximum answer. अगर दोनों आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अगर मुझे ये नहीं पता कि ग्राफ कहाँ तक जाएगा, तो आई विल हैव टू सेटल विद द मिनिमम वैल्यू. और अगर मुझे ये पता है कि ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन किसी मैक्सिमम ग्राफ का होता तो मुझे ये पता होता कि ग्राफ इस टाइप का बनेगा. द ग्राफ विल हैव दिस टाइप ऑफ अ शेप. अगर ग्राफ का शेप ऐसा होगा इसका मतलब आपका ग्राफ किसी मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आती y की, फिर आप लिखते एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू y, बिकॉज इन दैट सिचुएशन फिर आपका ग्राफ इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाता. तो फिर हम लिखते हैं एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई. मतलब मुझे ये बात पता है कि ग्राफ इस वैल्यू के बराबर रहेगा या उससे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता. सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अगर आपके पास कोई मिनिमम ग्राफ आता है तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोजेक्ट अबव द वैल्यू ऑफ वाई, एंड इफ इट्स अ मैक्सिमम ग्राफ तो यू आर प्रोजेक्टिंग इक्वल टू और अंडर दैट वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी कि अगर मैक्सिमम ग्राफ है तो किस तरह वर्किंग करनी है. अभी ये ग्राफ हमारे पास मिनिमम है. मिनिमम ग्राफ के अंदर वी विल वर्क विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज जो उन्होंने डोमेन हमें प्रोवाइड करी हुई है, that domain is a very open domain. It's moving towards the left also, it is moving towards the right also. अब अगर किसी क्लोज डोमेन की बात होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर तो वो हम किसी और लेक्चर के अंदर डील करेंगे. अभी फिलहाल हम इस बात पे बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा स्टेट द रेंज. ठीक है, तो हमने रेंज बता दी. सो बेसिकली द होल पॉइंट इन दिस सिचुएशन वाज कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन बन चुकी थी x+1 होल स्क्वायर -9, जैसे ये इक्वेशन बन चुकी थी तो हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है कि अच्छा -9 से ये ग्राफ वापस जा रहा होगा. ये पहले से ही पता चल जाता है कि अच्छा इस पॉइंट से ये ग्राफ वापस जा रहा होगा. तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि इसकी रेंज क्या होगी. अगर उन्होंने आपको ओपन क्वेश्चन दे दिया है कि भाई डोमेन रियल वैल्यूज में से कुछ भी हो सकती है, तो आप उसी वक्त समझ जाएंगे ओके, देन इन दैट केस द टर्निंग पॉइंट का y वैल्यू इज योर रेंज वैल्यू. जो टर्निंग पॉइंट का y होगा वो आपकी रेंज डिफाइन करने के काम आएगा.
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, और इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं बहुत। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। सो इसका आंसर ये आ गया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वैल्यू आ गई है, ये आपके पास रेंज का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 3। अच्छा अब ये मसला है, गिवन दैट एफ एक्स हैज एन इनवर्स for the domain x is less than or equal to p, state the largest value of p। देखिए पहले तो एक बात ये ध्यान में रखें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का कंडीशनल इनवर्स होता है। कंडीशनल इनवर्स से मेरा क्या मतलब है, जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं and we talk about the concept of domain is to range, तो हमें एक बात पता है, डोमेन इज द इनपुट वैल्यू जो आप किसी फंक्शन में पुट करते हैं, और जो आपको आंसर मिलता है दैट वैल्यू इज नोन एज द रेंज वैल्यू। इनवर्स का काम क्या होता है, इनवर्स का काम होता है एक्सप्रेशन को वापस लेकर आना। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी रेगुलर फंक्शन के अंदर 1 पुट किया है और उससे आंसर 5 आ रहा है, इनवर्स का काम होता है 5 से फंक्शन को वापस 1 के ऊपर लेकर आना। मतलब अगर आप रेगुलर फंक्शन में 1 पुट करेंगे और आंसर 5 आएगा, तो इनवर्स के फंक्शन में 5 पुट करेंगे तो 1 आएगा। एक तो ये बात है। अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस मूव करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मेनी टू वन। मेनी टू वन से मेरा क्या मतलब है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, लेट्स टॉक अबाउट एक इस टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। मेनी टू वन से मेरा क्या मतलब है, जस्ट टू गिव यू अ क्विक एग्जांपल, काफी सारे लोगों को ये पता होगा। अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू ऑफ y फॉर एग्जांपल, अब आप नोटिस करें यहाँ पर आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन वी गेट 2 इंटरसेक्शन वैल्यूज, so you can label this as x1 and maybe this value could be labeled as x2। मतलब 2 वैल्यूज हैं x की जिसके ऊपर एक वैल्यू आ रही है y की, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मेनी टू वन फंक्शन। मसला क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ, क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आप इसका इनवर्स बनाते हैं, रेगुलर फंक्शन मूव करता है मेनी टू वन, बट जब आप इनवर्स बनाते हैं तो ये मूव कर जाता है 1 to many, और वही मसला आ जाता है, बिकॉज 1 to many इज नॉट अ फंक्शन। अगेन जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग के लोगों को बेसिक फंक्शंस का आइडिया होगा, उसके हिसाब से मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। many to one is a function, but the problem is कि 1 to many is not a function। मतलब ये कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फंक्शन हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अंडर सम गिवन कंडीशंस। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन विल एग्जिस्ट बट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो कंडीशंस बड़ी सिंपल होती हैं। पुराने ग्राफ की बात करते हैं, अभी जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी उसके अंदर इस टाइप का ग्राफ बनाया था, and the graph that we worked with उसकी वैल्यूज ये थी। अभी जो हमने इसका सेकंड पार्ट किया है उसमें वैल्यूज थी -1 -9। मसला क्या है, आपका ग्राफ 1 to many होता क्यों है, ये ग्राफ 1 to many इसलिए हो जाता है बाद में, बिकॉज द प्रॉब्लम लाइज विद द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे, आपका ग्राफ ट्रैवल करता हुआ आता है टूवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट, और फिर उसके बाद आपका ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है। सो यू ट्रैवल टिल दिस पॉइंट एंड देन द ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। नाउ व्हेन द ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ,
दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हमें क्या करना है इस सिचुएशन के अंदर, अब क्योंकि रिपीटेशन आ रही है, रिपीटेशन खत्म करनी है। रिपीटेशन कैसे खत्म करनी है? रिपीटेशन ऐसे खत्म करनी है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है एज ए कंडीशनल इनवर्स। कंडीशनल इनवर्स से क्या मतलब है? ये ग्राफ है, दिस रिप्रेजेंट्स वन पार्ट ऑफ द ग्राफ and then the other part represents another part of the graph. Inverse for this graph will exist only for one part of the graph. You can either choose between the yellow part of the graph or the green part of the graph. This is the problem. Inverse for your graph will exist only on one part of the graph. It could either be behind the turning point or it could be ahead of the turning point. या तो आप stay करें on the yellow part of the graph या फिर आप stay करें with the green part of the graph, not both. जब तक आप इन दोनों पार्ट पे वर्क करते रहेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, और ये देखने का तरीका क्या होता है? ये देखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। सी, ये जो हमारे पास -1 -9 लिखा हुआ है ना टर्निंग पॉइंट, इसके बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ये जो -1 -9 लिखा हुआ है, -9 के थ्रू ग्राफ की रेंज डिफाइन होती है। फॉर दिस क्वेश्चन मैं ये बात कर रहा हूँ। -9 also defines the minimum point of the graph। ये भी ये काम कर रहा है, रेंज भी डिफाइन कर रहा है, मिनिमम पॉइंट भी डिफाइन कर रहा है। अच्छा, जो x है उसका क्या काम है? चलें, y का तो ये काम हो गया। x का क्या काम है? x के बहुत सारे काम है। x is equals to -1। x आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी डिफाइन कर रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स टर्निंग पॉइंट। मतलब जो ये येलो वाला पार्ट है, द येलो पार्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रीन पार्ट। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से हमें इसका क्या फायदा होता है? अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका आपका फायदा ये है, दिस प्रोवाइड्स यू विद द चॉइस टू वर्क विद। चॉइस का मतलब, अगर मुझे येलो पार्ट में रहना है ग्राफ के, if I want to stay in the yellow part of the graph, that means I should restrict my equation to x is less than and equal to -1 की डोमेन। मुझे अगर अपने ग्राफ के येलो पार्ट में रहना है तो मुझे टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पे रहना पड़ेगा, और टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट का मतलब आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 पे। -1 कहाँ से आया? -1 आया टर्निंग पॉइंट के x के थ्रू। या तो आप टर्निंग पॉइंट के x के पीछे रहिए, या फिर आप उस टर्निंग पॉइंट के x के आगे रहिए। नॉट बोथ, यू हैव टू स्टे ऑन द left hand side of the turning point, or you can choose to stay on the right hand side of the turning point, not both. So the inverse will exist for either the left hand side or it will exist for the right hand side. अच्छा, अब ये चूज कौन करता है कि आपको येलो पार्ट पर जाना है या आपको ग्रीन पार्ट पर जाना है? ये आप चूज नहीं करते, ये क्वेश्चन चूज करता है आपके लिए, या फिर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ऐसी दे देता है जिससे आप चूज कर सकें। आप देखें मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है गिवन दैट एफ एक्स हैज एन इनवर्स फॉर द डोमेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी, स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी। मैंने आपके लिए पहले से ही काम आसान कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी, बस जो साइन आपको मिल रहा है वो आप फॉलो करिए इसके साथ। मैंने आपसे कहा कि जी मुझे वो साइड बताइए जब आपको किसी एक पॉइंट के पीछे रहना पड़े। तो आपने कहा कि भाई अगर आपको x इज लेस देन इक्वल टू p, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1, सो आई हैव टू स्टे बिहाइंड द टर्निंग पॉइंट। तो मैंने आपसे पूछा था स्टेट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, आपने मुझे बता दिया कि सर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p जो है दैट विल बी -1। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ और पार्ट की वर्किंग भी आपके सामने करता हूँ। कुछ और पार्ट की वर्किंग से मेरा क्या मतलब है?
some problems or some loopholes in the parts। वो लूप होल क्या हो सकते हैं? मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी क्यों मेंशन किया है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज मैंने आपसे ये कहा है कि आप येलो पार्ट में रहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चॉइस दी येलो पार्ट में रहने की, बट मैंने आपसे ये कब कहा कि आप टर्निंग पॉइंट को भी साथ में रखें? देखिए येलो पार्ट तो सिर्फ इतना भी हो सकता है येलो पार्ट सिर्फ इतना हो। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा एज लॉन्ग एज यू स्टे इन द येलो रीजन और एज लॉन्ग एज यू स्टे इन द ग्रीन रीजन वी आर सेफ। दैट मीन्स हमें इनवर्स मिल जाएगा। बट मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप टर्निंग पॉइंट को भी साथ लेके चलिए। आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर व्हाई नॉट जस्ट स्टे इन दिस रीजन, टर्निंग पॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा येलो रीजन में रहे, मैंने ये नहीं कहा कि टर्निंग पॉइंट को भी साथ लेके चलें। इसी तरह से इफ अ क्वेश्चन सेज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मैं ग्रीन रीजन में, इतने रीजन में रहना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट। इज दैट स्टूडेंट करेक्ट? यस। क्या आप अगर ये कहेंगे कि मुझे सिर्फ इस ग्रीन रीजन में रहना है, तो क्या आप गलत कह रहे होंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज लॉन्ग एज यू अवॉइड द ग्राफ मेकिंग अ यू टर्न, तो आप सेफ होते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? इस तरह तो हर स्टूडेंट अपना आंसर देता रहेगा, कोई स्टूडेंट सिर्फ इस ग्राफ की बात करेगा, some student might talk about this portion only। as long as the student is projecting more than the turning point, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और if the student is projecting lesser than the turning point, जैसे अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, x is less than equal to p, किसी स्टूडेंट ने अगर सिर्फ ग्राफ का इतना पार्ट सेलेक्ट किया तो वो भी ठीक कह रहा होगा, किसी स्टूडेंट ने ग्राफ का सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट किया वो भी ठीक कह रहा है, किसी ने सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट किया वो भी सही कह रहा है। तो फिर हम चूज कैसे करेंगे कि किसको मार्क्स देने हैं? उसको चूज करने का तरीका ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी। मतलब वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो आपसे ये कह रहे हैं कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, तो आपको आखिरी वैल्यू कौन सी मिलेगी जिस तक इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू। अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है कि आप कह रहे हैं बड़ी वैल्यू और फिर आप कह रहे हैं कि ये लेस देन लिखा हुआ है। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ लेस देन क्योंकि उस वैल्यू पे आप आके स्टॉप कर रहे हैं। बट थिंक अबाउट इट, अगर आप ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, तो यू आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव एक्सिस ग्राफ। मतलब आप आ रहे होंगे -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ऐसी सिचुएशन में तो आपके लिए सबसे बड़ी वैल्यू -1 होगी ना। उसके साथ साइन तो लेसर का लगा हुआ है, बट टेक्निकली इफ समवन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द राइट, उसके लिए तो सबसे बड़ी वैल्यू -1 होगी। इसीलिए तो हम इस वैल्यू को लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से इफ द क्वेश्चन सेज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p, तो फिर ये लाइन भी चेंज करनी पड़ती, फिर इस लाइन में लिखना पड़ता स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर आप -1 से आगे ट्रैवल कर रहे होते। सो टेक्निकली फॉर द ग्रीन रीजन -1 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, तो वो तो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना। एंड फॉर द येलो रीजन -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, -1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। बिकॉज आप लेफ्ट साइड से ट्रैवल करते आ रहे हो, -1 पे आके रुक रहे हैं। Therefore, we call this value as the largest value of p, और इसीलिए सबका आंसर सेम आएगा। तो इस बात से मत कंफ्यूज होएगा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू पी लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं लार्जेस्ट। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप जिस वैल्यू पर रुकते हैं वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है और जिस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। खैर, अभी हम क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं। क्वेश्चन में आई वाज कंसर्न विद द येलो पार्ट ऑफ द ग्राफ, और मैंने आपको स्टेट कर दिया कि द लार्जेस्ट वैल्यू p इज x इज इक्वल टू -1। बिकॉज आपको अपने ग्राफ को 1 to 1 रखना है और आपने यू टर्न नहीं करना, टर्निंग पॉइंट से आगे नहीं जाना, हमने ग्राफ को रिपीटेड वैल्यूज की तरफ नहीं लेकर जाना। सो दिस इज द आंसर।
Next part. So x is equals to -1 is the answer for this part. Now it says sketch fx and f inverse x on the same graph, making clear the relation between them. अच्छा, इसके लिए वो आपको ग्रिड प्रोवाइड कर देंगे. अब मैं fx का ग्राफ बना रहा हूँ. fx का ग्राफ मैं वहीं तक बनाऊंगा जहां तक उन्होंने मुझे अलाउ किया है फॉर दिस डोमेन. sketch the graph of fx and f inverse x. मैं इसमें एक चीज ऐड भी कर देता हूँ. For the domain calculated in part 2. देखिए, अगर कोई डोमेन नहीं गिवन होगी तो फिर तो आप ऐसी स्केचिंग कर लेंगे ना, ऐसे मैंने आपको बताया था पहले, फिर तो ये स्केचिंग हो जाएगी. बट अगर उन्होंने आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यहाँ पर, जैसे कि इस केस में डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो फिर उसका इन्वर्स बन सकता है. तो फिर वो इस पार्ट को ही आगे लेके चलते हैं. अब आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली ना, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 2 मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, आई शुड राइट पार्ट 3. इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ. तो बेसिकली अब जो ग्राफ स्केच करना है एफ एक्स का ग्राफ, वो स्केच होगा येलो ग्राफ ओनली, ओनली द येलो ग्राफ. आप समझे, ये मैंने ग्राफ आपके लिए स्केच कर दिया. अगर इसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस आ रहे होते हैं तो वो भी बताने होते हैं अगर स्केचिंग करनी होती है. तो आपको ये एक्स की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी. अभी मैं इसको नहीं कैलकुलेट कर रहा, आप वैसे ही एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा. वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने आपसे पहले ही एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवा लिया होगा. एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एक्स इंटरसेप्ट के थ्रू. जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, उसको आप 0 से इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ एक्स. मैं आपको बल्कि निकाल के दिखा देता हूँ. जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको आप इक्वेट कीजिए. So this value of x is -4. So it's important to provide any x-intercepts or any y-intercepts that are involved in between. आपको वो बताने पड़ते हैं, वो जरूरी होते हैं बताने. ठीक है, तो ये तो हमारे पास ग्राफ बन गया एफ एक्स का. अब हम एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे. इक्वेशन तो अभी निकाली नहीं है, बट ग्राफ बनाना है. उसका बड़ा आसान तरीका होता है. First of all, you just sketch a line for your own reference, an approximated line, but कौन सी line? This line is the line y is equals to x. कौन सी line होती है y equals to x? It's the line that passes through the middle of the first axis, which is at approximately 45 degrees, which obviously you don't have to measure, but आपने एक approximation बतानी होती है, इसीलिए उसको sketching कहते हैं. y is equals to x की line की properties क्या होती हैं? y is equals to x की लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि when x is equals to 1, y is also equals to 1, when x is 2, y is 2, when x is 3, y is 3 and so on. तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि मिडिल से पास करता है. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 and so on. So y is equals to x की आपने लाइन बना दी. अच्छा, अब हमने क्या करना है काम, अब हमने काम ये करना है, a simple step to remember, and that is in fx graph and f inverse x. Sorry. Are reflections of each other in the line y is equals to x.
So fx graph and an f inverse x graph are reflections of each other in the line y is equals to x. तो अब आपने क्या करना है, आपने जो ये रेड वाला ग्राफ बनाया है इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है. इसकी रिफ्लेक्शन हम किस तरह से बनाएंगे? So I have the point given as -1 -9, सॉरी इसको माइनस होना चाहिए था, -1 -9. ये मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी है. अब मैंने इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है इस पूरे ग्राफ पर. अब मैं आपको इसकी रिफ्लेक्शन बताता हूँ अप्रोक्सीमेटली कैसे की जाती है. तो ये जो पॉइंट है -1 -9, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मैथ का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर लाइन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर लाइन. मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं बनना चाहिए, समवेयर अराउंड हियर. इस तरह का रिफ्लेक्शन होना चाहिए कहीं आगे की तरफ. दिस इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद. थोड़ा सा और बल्कि ऊपर जाना चाहिए, समवेयर अराउंड हियर आई गेस. इस तरह का रिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाऊंगा आपके लिए. आप ये देखिए, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा कि रिफ्लेक्शन किस तरफ बन रहा है तो आपको आइडिया होगा. इस टाइप की रिफ्लेक्शन बनेगी इसकी. दोबारा दिखा देता हूँ आपको. अब इसको मैं किस तरह से रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ. देखें, ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा है एंड दिस लोअर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड हियर. आप खुद से देखें इसको, थोड़ा सा इमेजिन करें, जरा देखें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि रेड पार्ट और ब्लू पार्ट ये किस तरह ये रिफ्लेक्शंस हैं एक दूसरे की. दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर. देखें अगेन, आप ज्यादा इसके जो है वो मेजरमेंट पे मत जाइएगा, बिकॉज जितनी भी हम ग्राफ बनाते हैं वो सारे स्केच होते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली ठीक होना चाहिए. थोड़ा जितना आप एक्यूरेट कर सकते हो उतना आप एक्यूरेट करें भी, बट ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग पे नहीं बनेगा होते. ये बन गया आपके पास एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ. इसको आप लेबल कर दीजिए. इस पॉइंट को हम लेबल कर देंगे -4. अगेन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि ये -4 है और ये -9 है. ठीक है, -9 थोड़ा सा नीचे हो सकता है. अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इधर स्केचिंग वाला आइडिया होता है. सो एज लॉन्ग एज द ग्राफ इज कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, इट्स फाइन. कॉन्सेप्चुअली ठीक होना चाहिए आपका ग्राफ. आप थोड़ा सा उसको और ठीक करके भी बना सकते हैं. मैं थोड़ा सा और आपके लिए इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद इससे भी और समझ आ जाए. हमने इस तरह बना देता हूँ. सो दिस पॉइंट इज -4 एंड दिस बिकम्स एफ इनवर्स एक्स. नाउ अबाउट द पॉइंट्स, क्योंकि आपने इसको रिफ्लेक्ट किया है इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, उसकी वजह से क्या होगा, पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे. सो देन दिस पॉइंट बिकम्स -9 -1. करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट है -1 -9. जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, स्विच करेंगे, तो दिस पॉइंट बिकम्स -9 -1. और आपने रिलेशनशिप भी बता दिया बिटवीन द टू ग्राफ्स. तो ये सारा पार्ट बन गया. स्केच एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑन द सेम for the domain calculated parts on the same graph, making clear the relationship between them. This is done. Let's move to the next part then. Evaluate f inverse x and state its domain and range. अच्छा, अब आप f inverse x को evaluate करें. वो किस तरीके से evaluate करेंगे? Start with fx x square plus 2x minus 8. अब आप एक बात अपने ध्यान में रखें. You cannot calculate inverse of a quadratic expression. You cannot calculate inverse of a quadratic expression in this open format. जब तक आपका फंक्शन उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिसमें हमने फर्स्ट पेज पे काम किया था, दिस x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 9, जब तक ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते. हैज टू बी इन दिस फॉर्मेट. अब जब ये इस फॉर्मेट में आ गया, देन द वर्किंग इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द वर्किंग इन मैथ और रेगुलर फंक्शन. आप इसको y से इक्वेट कर देते हैं पहले, फिर देन द वर्क इज कि जी हमारा टारगेट होता है कि हम x को सब्जेक्ट बनाएं. मैंने 9 को वहां मूव कर दिया. देन यू मूव द स्क्वायर रूट आल्सो, मेकिंग इट +9 स्क्वायर रूट ऑफ y +9.
प्लस माइनस एंड देन स्क्वायर रूट वाई प्लस 9, ये वैल्यू बन गई। और उसके बाद x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 9, एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि हमें आंसर x के फॉर्मेट में चाहिए तो हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे ये। अच्छा, अब मसला क्या है? क्या हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। खत्म इसलिए नहीं हुआ बिकॉज वी आर स्टिल लेफ्ट विद अ माइनर प्रॉब्लम। छोटा सा मसला होता है, ये लगा हुआ है प्लस माइनस। ये प्लस और माइनस नहीं हो सकता। इट कुड ईदर बी प्लस और माइनस, नॉट बोथ, क्योंकि वही मसला है। अगर आप मुझे दो आंसर्स प्रोवाइड करने शुरू कर देंगे तो फिर फंक्शन थोड़ी रहेगा। या आप चूज करिए, या तो प्लस में चूज करें या माइनस में चूज करें। अब वो हम कैसे चूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चूज करने का तरीका बहुत आसान होता है। दो तीन इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से उन वैल्यूज को चूज करना है। चूज करने का तरीका आसान ऐसे होता है, थिंक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ग्राफ। थिंक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ। हमारे पास जो रिफ्लेक्शन बन रही है इस वक्त, ये है रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है इसकी मूवमेंट कैसी है? द मूवमेंट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन इज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट इन x एंड इट इज मूविंग डाउन इन y। y में तो डिक्रीज कर रहा है ना ग्राफ, नीचे जाएगा। मतलब y की वैल्यू से डिक्रीज कर रही है। y की पहले ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है, फिर y की वैल्यू से डिक्रीज कर रही है। So your graph is moving towards the right in x, but it is actually moving down in y. तो ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है ग्राफ का, if your graph has a decreasing trend, that means that we have to go with the negative equation. क्योंकि ग्राफ का ट्रेंड यहाँ पर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब नेगेटिव ट्रेंडिंग ग्राफ है और आपको चूज करना पड़ेगा नेगेटिव साइन, -1 माइनस x प्लस 9। सो अगर ये ग्राफ मैक्सिमम साइड का होता, मैक्सिमम राइट साइड का होता, सॉरी, मतलब अगर शुरू से क्वेश्चन के अंदर आपने चूज किया होता राइट हैंड साइड, इस पार्ट का इनवर्स कुछ इस टाइप का बनता, तो ये फिर राइजिंग इनवर्स होता। ये राइजिंग वैल्यू होती, इंक्रीजिंग वैल्यू होती, फिर ये ग्राफ राइज कर रहा होता। तो मैं आपको इसको एक एम्प्टी पेज पे भी अभी बता दूंगा, ये बात जो कि बता देता हूँ। आप इसको ऐसे देखिए, देखिए अगर इसमें ग्राफ बना हुआ होता है, टॉक अबाउट दिस ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के अंदर मैं इसका एक पार्ट रिमूव कर देता हूँ, ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया और मैंने इसकी रिफ्लेक्शन बनाई। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास, दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ग्राफ की रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप की बनेगी। ये डिक्रीजिंग रिफ्लेक्शन है, डिक्रीजिंग रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दी प्रीवियस पार्ट ऑफ द ग्राफ। लेट्स जस्ट से कि ग्राफ ये आपने सेलेक्ट किया ही नहीं होता, आपने सेलेक्ट किया होता राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ, आपने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया होता। ग्राफ के दो पार्ट थे ना, एक पिछला पार्ट था, एक इससे पिछला वाला ये वाला पार्ट था, एंड देन वी हैव अनदर पार्ट व्हिच इज द राइट पार्ट। अगर ये पार्ट सेलेक्ट किया होता तो आपकी रिफ्लेक्शन ऐसी बनती, this would have been the reflection. Now if this is the reflection, तो ये तो राइजिंग रिफ्लेक्शन, ये तो राइज कर रही है। आप नोटिस कर रहे हैं ट्रेंड कैसा जा रहा है इसका? इट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट इन एक्स, बट इट इज एक्चुअली मूविंग अप इन वाई। तो ये राइजिंग ट्रेंड पर है। तो अगर ये राइजिंग ट्रेंड पर होता तो मैं पॉजिटिव सेलेक्ट करता फिर इनवर्स के साथ। ठीक है,
एक ये भी तरीका होता है, और इसके और भी मेथड्स होते हैं। और मेथड्स जो हम शॉर्ट उसमें देखते हैं वो ये भी देखते हैं कि लेट्स जस्ट से योर ग्राफ इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू. If your graph was defined for x is less than or equal to m could be any value जो भी आप टर्निंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये लेसर देन, अगर ये नंबर पे आकर रुक रहा होता है, इसका मतलब जो आप इनवर्स की सिलेक्शन करेंगे वो नेगेटिव वाली सिलेक्शन होगी. और if it is starting from a point x is greater than or equal to m, मतलब f inverse x के साथ you will go with the positive sign. तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो कंडीशन थी अभी इस क्वेश्चन के लिए वो ये कंडीशन है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, मतलब हम एक पॉइंट पे आके रुक रहे हैं. सो वी आर कंसर्न विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ, उसकी रिफ्लेक्शन डाउन बनती है. तो आप ये इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्राफ स्केच हुआ हुआ होता है, आप उसका ट्रेंड भी देख सकते हैं. ट्रेंड भी देख सकते हैं, वैल्यूज फॉलो करके भी देख सकते हैं, वैल्यूज रख के भी देख सकते हैं, ये भी सोचा जा सकता है. अलग अलग तरीके होते हैं. वैल्यूज को रख के भी चेक किया जाता है. दो तीन मेथड से लोग चेक कर लेते हैं. मैं तो आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, और कुछ वैल्यूज आपको इनवर्स के साथ बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ बना हुआ हो तो कैसे वैल्यूज देखी जाती है. बट आप खुद से अगर चेक कर रहे हो तो आप और बहुत सारे मेथड से देख सकते हैं. जैसे मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज. स्टेटिंग द डोमेन एंड रेंज. अब डोमेन और रेंज स्टेट करने के लिए इसके तरीके बहुत आसान होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब वेरी सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड इज कि रेगुलर फंक्शन में दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था. दिस इज हाउ इट वर्क्स विद एफ एक्स. तो एफ इनवर्स के साथ वर्किंग कैसे होती है, ऐसे होती है. सो वॉट एवर इज डोमेन फॉर एफ एक्स, whatever is domain for fx becomes the range for f inverse x. मतलब आप fx में डोमेन पुट करते हैं तो आपको आंसर रेंज का मिलता है. f इनवर्स x के अंदर आप रेंज पुट करते हैं तो आंसर डोमेन का मिलता है. अब आप आइए पुरानी वर्किंग के ऊपर. पुरानी वर्किंग हमारे पास क्या थी फॉर द क्वेश्चन. यहाँ पर आप देख लीजिए, जब हम इस पार्ट पर थे मैंने आपसे कहा था गिवन दैट एफ एक्स हैज एन इनवर्स फॉर द डोमेन ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू पी, state the largest value of p. As soon as you selected a value for x, which is x is equals to -1, इसके साथ साथ आपने इसकी रेंज भी चेंज कर दी. x is equals to -1 की वैल्यू है, और मुझे ये पता है कि इस वैल्यू पे y का आंसर था -9. मतलब मेरे रेगुलर फंक्शन के लिए f(x) के लिए डोमेन बन गई थी x इज लेस देन इक्वल टू -1, एंड द रेंज वाज fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9. खैर रेंज तो हमारे पास वैसे यही थी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वैसे भी यही रेंज बन रही थी. बट द होल पॉइंट इज कि आपके पास ये वैल्यूज हैं इस वक्त इम्पोर्टेंट फॉर दिस केस. ये थी इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर द fx फंक्शन. fx की डोमेन वाज x इज लेस देन इक्वल टू -1, रेंज इज fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9. इसकी रेंज थी ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और इसकी डोमेन थी x इज लेस देन इक्वल टू -1. यही वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी इस सिचुएशन के लिए. इस सिचुएशन के लिए कैसे शिफ्ट हो जाएंगी आप देख लीजिए. वैल्यूज, पुरानी वैल्यूज को अगर देखें
यहाँ पर डोमेन की वैल्यू थी एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और रेंज की वैल्यू थी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9 जो लिखी हुई वैल्यूज, तो वहां पर ये वैल्यू स्विच कर देंगी। और ये स्विच कैसे होंगी वैल्यूज? आपके इनवर्स के फंक्शन के लिए द डोमेन वैल्यू बिकम्स x is greater than and equal to -9 and the range value becomes fx is less than and equal to -1. Domain is x is greater than and equal to -9 and the range is f inverse x is less than equal to 1. मैं ये यहाँ से भी बता सकता हूँ आपको, ये मैं आपको इनवर्स के ग्राफ से भी बता सकता हूँ। आप इनवर्स का ग्राफ देखिए, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देखें -9 -1। आप अपने ग्राफ की स्टार्टिंग वैल्यू देखें -9 एंड -1। अब ये हो क्या रहा है, x की वैल्यू है -9। जब आप ब्लू वाला ग्राफ राइट पे मूव कराएंगे तो x -9 से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। और अगर आप -1 जो कि यहाँ y की वैल्यू है उसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, x में आप राइट मूव करेंगे द वैल्यू इज -9, y में आप डाउन मूव करेंगे द वैल्यू इज -1। मतलब x में यू विल बी प्रोजेक्टिंग ग्रेटर देन इक्वल टू -9 और y में यू विल बी प्रोजेक्टिंग y इज लेस देन इक्वल टू -1। तो यहां से भी देख सकते हैं इनवर्स ऑब्जर्व करने का एक तरीका नहीं है, दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप ऐसे भी देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। आप अपनी पुरानी डोमेन और रेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे भी आइडिया हो जाता है, ये भी एक तरीका है। प्लस एक और मेथड होता है यहाँ पर इन वैल्यूज को देखने का। आप देखें यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं वैल्यूज कि हमारे पास कौन सी वैल्यू कौन सा आंसर प्रोवाइड करेगी। ये देखिए सी और इनवर्स फंक्शन, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर यू हैव द वैल्यू एज x+9। नाउ what we understand from all these values is स्क्वायर रूट के अंदर अल्टीमेटली कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर जनरेट होता है वो कभी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर माइनस जनरेट नहीं हो, उसका क्या मतलब है, आपको यहाँ हमेशा x की वैल्यू पुट करते हुए एक ख्याल करना पड़ेगा एंड दैट क्वेश्चन इज इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9 because the minimum value that we can afford in this square root is 0. 0 से छोटी वैल्यू हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज एन आंसर। सबसे छोटी वैल्यू एज एन आंसर जो हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं दैट इज 0। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सप्रेशन के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया। एक तरीका हो गया जो मैंने पहले बताया आपको, वो मेथड हो गया डोमेन रेंज देख के स्विच करने का तरीका। सेकंड मेथड हो गया ग्राफ के थ्रू देखने का तरीका, और एक ये लॉजिकल मेथड हो गया x+9। I want the final answer to be great 0 or at least greater than 0। 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, क्योंकि अगर 0 से छोटा आंसर होगा तो उसका स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट नहीं होगा। तो अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर हम आगे नहीं जा सकते। अगर मैं चाहता हूँ कि उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाए तो क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कि डोमेन की वैल्यू शुड बी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9। बिकॉज अगर आप -9 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे दैट इज -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, all those values will be lesser than 9 and hence you will never get a negative answer inside the square root। तो इसमें से जो भी आंसर निकल कर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। एक तो ये आसानी हो गई, तो हमें ये पता चल गया कि हमने 9 को ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी जो 9 को नेगेटिव कर दे, इसलिए यहाँ पर डोमेन हमेशा -9 से बड़ा होना चाहिए, -9 या उससे बड़ा। एक ये बात हो गई।
दूसरी बात, जब इसका आंसर जनरेट होगा, whatever the answer is, as I just said, that the answer in this case can be 0 or it can be greater than 0. So let's just talk about 0. Let's talk about 0. अगर यहां से निकलने वाला आंसर 0 होता है, now -1 -0 कलेक्टिवली क्या बनेगा? -1. मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए. -1 -0 becomes -1. तो आपका स्टार्टिंग आंसर तो -1 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिखा. आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा? आप जितनी दफा भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, एवरी टाइम यू सॉल्व दिस स्क्वायर रूट, you will get a positive answer, which will then convert to a negative value because of this minus. और फिर इसके साथ लिखा हुआ है -1. मतलब कलेक्टिवली यहां से आंसर निकलेगा पॉजिटिव, साइन लग जाएगा नेगेटिव, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे -1 के साथ. मतलब in the end the resulting answer will always be lesser than and equal to -1, because आप जो भी यहां से निकालते जाएंगे, लेट्स से यहां से 5 बार आए, ये हो जाएगा -1 -5 which becomes -6. इस तरीके से आपको हमेशा फाइनल आंसर यहाँ पर -1 या उससे छोटा मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रेंज की वैल्यू रखी fx is less than or equal to -1. So these are some of the points to consider. ये भी मैंने आपको बता दिया है कि माइनस प्लस का साइन कैसे चूज करते हैं इन वैल्यूज के बीच में, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आई एम नॉट सेइंग यही पूरा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है सम पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन आ जाए, मे बी 2 पार्ट्स, मे बी 3 पार्ट्स, मे बी ऑल द 5 पार्ट्स, और मे बी 6 पार्ट्स. उसको डिटेल में और स्प्लिट कर सकते हैं, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कन्वर्टेड टू फंक्शंस. ठीक है, मैं इसके ऊपर और फर्दर डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, एक दो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा ताकि वो भी थोड़ा सा हेल्प कर सके. सो आई होप दिस हेल्प्स, एंड विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस जिसमें कि हम और इनवर्स को तो नहीं बट डोमेन को और डिस्कस कर सकें. कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर डोमेन, मैंने भी आपको बताया कि ये पूरा ग्राफ अगर हम यूज नहीं करते, मे बी इफ वी आर यूजिंग द येलो पार्ट और द ग्रीन पार्ट, व्हाट इफ वी आर नॉट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट, हो सकता है हम टर्निंग पॉइंट से पहले ही रुक जाएं. तो वो मैं इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा. होप दिस हेल्प्स. टेक केयर. बाय.